ये गिलास जल रही है। इसमें नहीं जलते हैं। साथ में लिखते चलना है ना। कल हमने इतिहास पर चर्चा की थी ना, क्यों? कल हम इतिहास पढ़ा रहे थे ना। तो चलो हम शुरू करते हैं। फिर कल हमने इंट्रोडक्शन किया था इतिहास का थोड़ा सा, आज इतिहास को थोड़ा फिर पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि ऑनलाइन है। तो फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे, हमने कहा था हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, और इतिहास में हमने प्राचीन इतिहास शुरू की थी ना। हाँ, इतिहास। तो हमने यही बात कहा था, हमने कहा कि ये इतिहास शब्द जो है ये किससे मिल करके बना है। तो हमने ये बताया था आपको, इति धन हास से मिल करके क्या बना है, इतिहास। फिर हमने बताया था कि ये जो इति का मतलब होता है ऐसा, क्या होता है, इति का मतलब होता है ऐसा ही। और हास्य का मतलब क्या होता है, हास्य का अर्थ होता है घटना, है ना। हमने कहा, और ऐसा ही का मतलब क्या होता है, सत्य, है ना, जो सत्य घटना हो, ठीक है, सत्य घटना। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों की अतीत, हमारे पूर्वजों के अतीत में घटित क्रमबद्ध सत्य घटनाओं के वर्णन को ही क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। फिर हमने कहा कि इतिहास का पिता, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इतिहास का पिता किसे कहेंगे। तो इतिहास का पिता हमने बताया था हेरोडोटस। कौन था, हेरोडोटस। हेरोडोटस की एक पुस्तक है, क्या है, हेरोडोटस की एक पुस्तक है जिसका क्या नाम है, हिस्टोरिका। क्या नाम है, हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। फिर हमने कहा था कि इतिहास को अध्ययन के आधार पर, इतिहास को अध्ययन के आधार पर, किसके आधार पर, हाँ, इतिहास को अध्ययन के आधार पर हम कितने भागों में बांटते हैं, अध्ययन के आधार पर इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था अध्ययन के आधार पर। नंबर 1 हमने बताया था प्रागैतिहासिक काल। क्या बताया था, प्रागैतिहासिक काल। और नंबर 2 हमने क्या बताया था, नंबर 2 में हमने चर्चा की थी आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। नंबर 3 पे हमने चर्चा की थी ऐतिहासिक काल। कौन सा काल, ऐतिहासिक काल की चर्चा हमने की थी नंबर 3 में, ऐतिहासिक काल। फिर हमने चर्चा की कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है। तो हम ये कहेंगे वह काल जिस काल के अंतर्गत हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं,
लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, और हम उन्हें जब लिखित साक्ष्य मिले नहीं तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। और हमने बताया था जैसे कि इसी में अगर हम रखेंगे जैसे, तो आता है पाषाण काल। क्या आता है, क्या आ जाएगा, पाषाण काल आएगा। क्यों, पाषाण काल ही तो आएगा। फिर इसके बाद में आधे ऐतिहासिक काल की बात हमने की थी, तो हमने कहा जिस काल से हमको लिखित साक्ष्य मिलते हैं, जिस काल से हमको लिखित साक्ष्य मिलते हैं और हम इन्हें पढ़ भी सकते हैं, यानी लिखित साक्ष्य मिलते हैं किंतु हम इन्हें पढ़ नहीं सकते हैं, किंतु इन्हें हम पढ़ नहीं सकते। ये गलती से निकल गया कि पढ़ भी सकते हैं। लिखित साक्ष्य मिलते हैं किंतु हम इन्हें पढ़, आद्य का मतलब होता है अधूरा, लिखा हुआ तो मिला किंतु हम उसे पढ़ नहीं सकते, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैसे हम रखते हैं कौन सा काल है, इसके अंतर्गत रखते हैं हम सिंधु सभ्यता। हम क्या रखते हैं, सिंधु सभ्यता, या इसी को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, इसको रखते हैं। फिर ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम कहेंगे जिस काल से हमें लिखित साक्ष्य, जिस काल से हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं और हम इन्हें पढ़ भी सकते हैं, और हम इन्हें पढ़ भी सकते हैं, तो इस काल को क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब हमारे पुलिस के एग्ज़ाम की दृष्टि से ये आवश्यक नहीं है, यहाँ से बहुत आवश्यक है। हमें सिंधु सभ्यता और उसके बाद में, सिंधु सभ्यता के बाद में आएगी वैदिक सभ्यता, तो वेदों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम लोग। वेदों की सभ्यता के बाद में जब हम पढ़ेंगे तो बौद्ध जैन से भी क्वेश्चन बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वो पार्ट है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। बौद्ध जैन के बाद में हम लोग महावीर स्वामी, बौद्ध जैन में पढ़ते हैं महावीर स्वामी को, और इसके बाद में हम लोग सीधे पढ़ते हैं मगध का उत्कर्ष, वहाँ से क्वेश्चन मानते हैं। हरियक वंश हो गया, सारे वंश पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया। हमने अभी चर्चा की इतिहास का मतलब क्या होता है, इति प्लस हास से मिलकर क्या बनता है, इतिहास बनता है। इति का मतलब होता है ऐसा ही, ऐसा ही का मतलब होता है सत्य, है ना। अब जैसे तुम कहोगे ऐसा ही का मतलब सत्य कैसे होता है, हमने तो नहीं पढ़ा। ये प्रैक्टिकली सत्य है। कैसे, जैसे 3 लोग जा रहे हो, 2 लोग आपस में लड़ गए हो और वो मेरे पास आए, तीसरा बोले कि सर ये लड़ गए थे, हमने कहा नहीं लड़े। तीसरा बोले सर लड़ गए थे, हम कहा नहीं लड़े। उनमें से कोई कह दे नहीं सर ऐसा ही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो लड़े हैं। बात समझ में आई। तो जो सत्य घटनाएं हैं क्रमबद्ध आधारित है पढ़ने में, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे, ठीक है। और इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस। इतिहास की पुस्तक कौन सी है, हिस्टोरिका। इतिहास को अध्ययन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 3। कौन कौन, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किस काल को कहते हैं, जिस काल से हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। जैसे कि पाषाण काल। फिर आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिस काल से हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं और हम इन्हें पढ़ भी सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। देखो यहाँ से हम इसे पढ़ नहीं सकते हैं, है ना, बार बार मेरे मुंह से निकल जा रहा, पढ़ सकते हैं। जब लिखित साक्ष्य मिलते हैं किंतु हम इन्हें पढ़ नहीं सकते, जैसे गुजरात के धौलावीरा से हमें 10 अक्षर का क्या मिला है, श्यामपट मिला है, आगे हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, पढ़ नहीं सके, आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे कि सिंधु सभ्यता ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किसे रखेंगे, जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य मिले और हम पढ़ भी सकते हैं, उस काल को हम क्या कहेंगे, ऐतिहासिक काल। इतनी चर्चा हमने कल कर ली थी।
इसको अर्प किया जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए हम लोग आगे चर्चा करें। अब हम लोग इसके बाद में चर्चा करेंगे तो सिंधु सभ्यता पे चर्चा करेंगे। इस पे चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ते हैं? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं। तो पहली बात हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का नामकरण। सिंधु सभ्यता का नामकरण हमको पढ़ना है, सिंधु सभ्यता का नामकरण। अब सिंधु सभ्यता को कितने नामों से जाना जाता है? तो नंबर 1 हम देखते हैं कि नंबर 1 तो इसे सिंधु सभ्यता के नाम से ही जाना जाता है। क्यों? नंबर 1 तो इसे सिंधु सभ्यता के नाम से ही जाना जाता है, सिंधु सभ्यता। नंबर 2 इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी सभ्यता? इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम चर्चा करेंगे नंबर 3 पे, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो अब सिंधु सभ्यता के नाम से इसे क्यों जाना जाता है? फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? इस विषय पे हम लोग चर्चा करते हैं। समझिए, सिंधु सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह सभ्यता सबसे पहले सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई। सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई, इसलिए इसे किस नाम से जाना गया? सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना गया? हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना गया, हड़प्पा नामक स्थल पर सबसे पहले खुदाई हुई। कहाँ पर हुई? इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्यों कि जब खुदाई हुई तो सबसे पहले खोजी गई धातु, खुदाई के दौरान खोजी गई धातु यहाँ पे थी, खोजी गई धातु थी तांबा। कौन थी? तांबा। दूसरी खोजी गई धातु थी कांसा। कौन सी थी? इन दोनों को मिला करके बना, तांबा के बाद में लिखो टिन। क्या लिखेंगे? टिन। इन दोनों को मिला करके जो धातु बनी, कौन सी बनी? कांसा। कांसे की सर्वाधिक मूर्तियां प्राप्त हुई है। कहाँ से हमें? तो हम कहेंगे कांसे की सर्वाधिक नृत्य रथ मूर्तियां प्राप्त हुई है, इसलिए इसे किस नाम से जाना गया? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से
जाना गया। हो गया, इतनी बात को नोट कर लो जल्दी से। अब एक चीज़ देखो, अगर एक और देखें, एक हो गया सिंधु सभ्यता, एक हो गया हड़प्पा सभ्यता, एक हो गया कांस्ययुगीन सभ्यता। अगर ये भी एक बिंदु और देखें तो हमें आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी मिलती है। कौन सी मिलती है? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि हमने आपको बताया कि यहाँ से हमें लिखित साक्ष्य मिले, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए, किंतु हम इन्हें पढ़ नहीं सके, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। रब कर दिया जाए तो ये लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपना रब कर लेंगे। रब कर दें। तो हम लोग पढ़ चुके हैं सिंधु सभ्यता का नामकरण। क्यों? हम लोगों ने अभी तक पढ़ा सिंधु सभ्यता का नामकरण। अब सिंधु सभ्यता में कुछ प्रमुख नगर हैं, तो नदियों किनारे बसे नगर हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक हेडिंग डालेंगे, सिंधु सभ्यता में नदियों के तट पर बसे प्रमुख नगर। सिंधु सभ्यता में नदियों के तट पर बसे प्रमुख नगर। जब हम इन पे चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं, एक लाइन लिख देते हैं जिससे हम लोग ट्रिक बना लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं हरा, कंघा, मौसी, लोब, रोस, ये लिख लेते हैं। इस हा का मतलब क्या होगा? हड़प्पा। इस हा का मतलब क्या है? हड़प्पा। और इस रा का मतलब होगा, ये रावी नदी के तट पर है। रावी नदी किसके तट पर है? ये रावी नदी के तट पर है। इस का मतलब होगा कालीबंगा। क्या होगा? कालीबंगा। कालीबंगा ये किस नदी के तट पर है? तो इस घा का मतलब होता है घग्गर। घाघरा नहीं है भैया, क्या है? घग्गर। क्योंकि इसको बच्चे बोलते थे घाघरा, है ना। वो घाघरा नहीं है, घाघरा नदी पड़ती है। जब लखनऊ के आगे जाओगे तो बहराइच और लखनऊ के बीच में कहीं पड़ती है। कौन सी नदी है? घाघरा नदी। वही, उसी को करनाली नदी भी कहा जाता है, नेपाल साइड, है ना। तो ये घग्गर है और वो घाघरा है, घाघरा कोई नहीं है, ठीक है। तो ये घग्गर नदी है। कौन सी नदी है? इसके तट पर बसा है क्या? हाँ, इसके तट पर बसा है कालीबंगा। फिर है
मौ से है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? शा से है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? ये सिंधु नदी के तट पर है। फिर है ला से लोथल। क्या है? और ये नदी कौन सी पड़ेगी? ये नदी पड़ेगी भोगवा। लोथल किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी पर। रा से है रोपड़। ये पंजाब में पड़ता है रोपड़। कहाँ पड़ता है? और ये सा से पड़ेगी सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी के तट पर है। हाँ, और लोथल गुजरात में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। जल्दी जल्दी से नोट ले। जल्दी जल्दी नोट कर लो। आधुनिक भारत की सीरीज स्टार्ट करेंगे थोड़ी डेप्थ में, है ना। तो आधुनिक भारत की सीरीज ऐसे स्टार्ट करेंगे कि उसमें एक साथ सारा आ जाएगा। आधुनिक भारत में हम लोग पीसीएस भी कवर कर लेंगे और यूपी पुलिस भी, क्योंकि इसलिए इसको आधुनिक भारत को डेप्थ पढ़ना जरूरी है कि यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ सकता है डेप्थ में। मॉडर्न हिस्ट्री से डेप्थ में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये पेपर कैसा है, री एग्जाम है, इसलिए। चलिए रब करें। तो हम ये कहेंगे नेक्स्ट सिंधु सभ्यता में ये हड़प्पा सभ्यता देख लें। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई या हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई 1921 में हुई। कब हुई? 1921 में हुई। और किसने की? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई। दयाराम साहनी के निर्देशन में कह सकते हैं, निर्देशन में
अब पूछेगा हड़प्पा कहाँ पे है, आपसे पूछेगा हड़प्पा कहाँ पे है तो क्या बताएंगे? तो लिखेंगे हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित स्थल है। कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के माटगोमरी जिले में। तो कहेंगे हड़प्पा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के माटगोमरी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फिर आगे हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की खोज। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। किसने की? राखालदास बनर्जी ने की। ये कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित स्थल है। कहाँ पर स्थित है ये? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। एक चीज़ और पूछता है, पूछेगा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बताओ। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला क्या अर्थ होता है इसका? मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। नोट कर दीजिए। ये लीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चन भी लिखाते चलते हैं ना, क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ऐसे ही क्वेश्चन नहीं समझ पाए, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, तो हम क्वेश्चन भी लिखेंगे और वो आप नोट करते जाइए कैसे क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो गया? आप साथ में लिखते चलिए मेरे। रब कर दिया जाए।
हमसे क्वेश्चन पूछता है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो हम कहते हैं सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी। फिर पूछता है सिंधु सभ्यता में 10 अक्षर का श्यामपट कहाँ से मिला है, जिसे हम पढ़ नहीं सकते, तो क्या बताएंगे हम बताएंगे 10 अक्षर का श्यामपट जो हमें मिला है, ये हमें मिला है धौलावीरा से। कहाँ से मिला है, गुजरात के धौलावीरा से हमें 10 अक्षर का श्यामपट मिला है। तो लिखिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। लिपि कैसी थी, तो हम क्या बताएंगे, लिखते जाओ भावचित्रात्मक। भावचित्रात्मक। अब आप एक बात आपसे पूछें कि भावचित्रात्मक का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब होता है जो बात लिखी है हम सिर्फ भाव प्रकट कर सकते हैं कि ये लिखा हो सकता है, ऐसे चिन्ह बने, लेकिन समझ नहीं सकते, इसलिए अपने अंतर मन में एक चित्र का भाव प्रकट करते हैं, लेकिन उस बात को हम समझ नहीं पाते क्या लिखा है, इसलिए इसे कौन सी लिपि कह दिया गया, भाव चित्रात्मक लिपि कह दिया। कौन सी लिपि है ये, भाव चित्रात्मक लिपि है। फिर पूछेगा सिंधु सभ्यता में हमें श्यामपट का साक्ष्य कहाँ से मिला है। सिंधु सभ्यता में हमें श्यामपट का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो हम ये बताएंगे धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे है ये गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ पड़ता है, तो हम ये कहेंगे धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। फिर हमसे पूछेगा सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजी गई धातु बताओ। अभी बताया है सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी है। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजी गई धातु, तो हमने बताया तांबा। क्या बताया, तांबा। फिर हम कहेंगे सिंधु लिखो, हाँ ठीक है, सिंधु सभ्यता में खोजी गई दूसरी धातु कौन सी है, तो हम बताएंगे टिन। क्या बताएंगे, टिन। फिर बताएंगे तीसरा प्रश्न, तांबा व टिन के मिश्रण से बनी धातु कौन सी है, तो हम बताएंगे कांसा। क्या बताएंगे, फिर हम बताएंगे मोहन जोदड़ों से प्राप्त मूर्तियाँ किस धातु की बनी थी। किस धातु की बनी थी, तो कौन सी धातु है, तो बताएंगे कांसा। किस धातु की, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है। अगर आपसे पूछे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो
वर्तमान में कहाँ पर है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर हैं? तो अभी हमने बताया था दोनों पाकिस्तान में हैं। कहाँ पर हैं? दोनों पाकिस्तान में। बताओ तुम्हें कौन सी बात नहीं क्लियर हुई है? मैंने अभी सारी बातें बताई, सारे क्वेश्चन करवा दिए, सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? बताइए, क्लियर हुई ना? अब एक क्वेश्चन पूछता है, इसको रब कर दिया जाए। अब एक क्वेश्चन पूछेगा, सिंधु नदी विवाद, सिंधु नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच है? सिंधु नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच है? इसको रब करते हैं। सिंधु नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच है? क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। सिंधु नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच है? सिंधु नदी, ये लिखना, सिंधु नदी जल विवाद किन किन देशों के मध्य है? सिंधु नदी जल विवाद किन किन देशों के बीच है? तो इसका उत्तर होगा भारत और पाकिस्तान और चीन। भारत, पाकिस्तान, चीन। अब एक क्वेश्चन और यहीं से जन्म लेता है, कहता है किन्हीं दो देशों के बीच जल विवाद कौन सुलझाता है? जल विवाद कौन सुलझाता है? तो इसका उत्तर होगा विश्व बैंक। अब ये ना समझना विश्व बैंक सिर्फ पैसे देगा। अगर दो देशों के बीच कोई जल विवाद होगा तो इसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं सुलझाएगा। कौन सुलझाएगा? विश्व बैंक सुलझाता है। ये विश्व बैंक के विषय में आता है। हो गया होगा, है ना? अब इसके बाद में हम लोग कल जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में तुलनात्मक अध्ययन। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता का तुलनात्मक अध्ययन पढ़ेंगे। और हम आपका सिलेबस कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हमको हिस्ट्री भी पढ़ना है। हिस्ट्री में हमको तीनों पार्ट पढ़ने हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। जबकि प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की सीरीज हम साथ में लेके चलेंगे। पॉलिटी चल ही रही है। हिंदी की भी सीरीज हम बहुत जल्द से जल्द लाने वाले हैं। तो इस प्रकार से जीएस का भी पोर्शन आपका कंप्लीट होगा। और पॉलिटी ज़्यादा दिन की नहीं है, 10 से 12 या 15-20 क्लासों में पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद में जो हम लोग चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे यूपीजीके पे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसको 1K जल्द से जल्द पहुंचाना है आपको। ये सब आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आपका कार्य है आगे बढ़ाना। थैंक यू, धन्यवाद।